Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Okay, before we start, आप लोगों ने TCS NQT के लिए रजिस्टर कर दिया है? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया वो लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो। नेक्स्ट सैटरडे जो है 17th, यस, नेक्स्ट सैटरडे आपकी लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए। अगर किसी का बैकलॉग है या फिर कोई भी ऐसा इशू है, उन लोगों को भी रजिस्टर कर लेना चाहिए इस पे। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आप किसी से भी पूछ सकते हो, बट डू रजिस्टर फॉर इट। ठीक है, आप पेयर जरूर करना इसके लिए। ओके, वी हैव 21 पीपल हियर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. This is actually the last topic of Unit 2, which is contract with vendors, consultants and employees. हमारा Unit 2 जो था, it was all about implementation life cycle basically. तो जितना भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उनमें से हमारे पास आते हैं कुछ वेंडर्स, कुछ एम्प्लॉयज और कुछ एंड यूजर्स हमारे पास आते हैं। तो इन लोगों को जब भी आपस में एक ईआरपी का डिसीजन होता है, ईआरपी बिल्ड करने का डिसीजन होता है, चाहे वो डिसीजन एक वेंडर की तरफ से हो कि वो लोग ये ईआरपी को डेवलप करेंगे, या फिर यूजर्स के लिए हो कि हाँ, यूजर ने एक रिक्वायरमेंट दी कि हमें ऑफलाइन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए इस चीज को ऑटोमेट किया जाए ताकि जो डिलीवरी है, जो सर्विसेज हैं उस कंपनी की, वो फास्ट हो जाए। या फिर वो किसी एम्प्लॉय की तरफ से हो कि जो चाहते हैं कि उनका जितना भी सिस्टम है वो फ्लॉलेस तरीके से, सीमलेस तरीके से सारा का सारी चीजें जो है वो काम करे। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और जैसे ही इस ईआरपी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है द कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग। कि हर दोनों कंपनीज, चाहे वो वेंडर कंपनी हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो ईआरपी डेवलप हो रहा है, बेसिकली उन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें कि ये चीज बताई जाएगी कि व्हाट दैट organization is expecting from the vendor, and further what that particular vendor can give them as a end product, ताकि at the end अगर उन लोगों ने सपोज किन्हीं 4 मॉड्यूल्स पे या किन्हीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर साइन किया है, तो एट द एंड वो लोग किसी थर्ड डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, उस कंपनी को, उस वेंडर को नहीं ब्लेम कर सकते कि आपने हमें ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो नहीं दी। तो इसीलिए ये बेसिकली जितनी भी हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूट्स, जितनी भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हैंडल करने के लिए वहां पर हेल्पफुल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम लोग साइन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में यही चीज देखा जाएगा कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर के सारे राइट्स, पॉलिसीज, वो सारी चीजें डिफाइंड होगी, जस्ट दैट पेपर। लेकिन जब भी आप लोग एज अ वेंडर या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने जा रहे हो, तब आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स वहां पर स्पेसिफिकली लिखने हैं। या फिर जब भी आप लोग पॉइंट्स लिखते हो, अगर आपने एक जनरलाइज पॉइंट लिख दिया तो बाद में वो डिबेटेबल नहीं रहता। ऐसी चीजें जो है वो आगे जाकर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इन द वेरी फर्स्ट
slide we will talk about ERP contracts. Contracts हैं क्या basically? A contract defines the properties, responsibilities and obligations of both the parties, whether that party is the organization for which this ERP is implementing or whether that is the vendor side who are implementing that ERP system. So दोनों के लिए कुछ ना कुछ rights, responsibilities जो है वो defined होंगी. So this is basically essential part of setting expectations and protecting the interest of both party, ताकि उन लोगों को पहले clear हो कि by the end of this whole project what we are up to, what are our actual goals and objectives. Next thing, this contract applies for the full duration of relationship between customer and supplier. यहाँ पर customer कौन होगा? वो organization and the supplier is the vendor. तो जो भी हमारे कस्टमर और सप्लायर्स हैं दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कौन कौन सी चीजें जो है वो डिसाइडेड हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों की उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, एंड व्हाट एंड प्रोडक्ट इज एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग, उस चीज को देखने के लिए हम लोग एक ईआरपी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करेंगे. सो बेसिकली उसमें सेक्शंस कैसे होंगे? द बेसिक सेक्शंस वुड बी सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेंस, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम मैट्रिसेस एज वेल. उसके बिना आईपीआरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, what will be the confidentiality of that ERP system. जब एक ऑर्गेनाइजेशन है एक वेंडर के साथ बेसिकली जितना भी डेटा जो है वो उसे अपना देगी, जितना भी प्री डिफाइंड डेटा है वो जब उन्हें देगी, उस डेटा के थ्रू वो लोग टेस्ट करके या फिर उस प्री डिफाइंड डेटा को स्टोर करके एक नया ईआरपी सिस्टम बना के देंगे. मे बी वो डेटा हमारे लिए कुछ ना कुछ एनालिटिकल डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंस हम लोगों ने एक कॉपी उस वेंडर को दे दी है, लेकिन फिर भी ये चीज हो सकती है कि वो वेंडर आगे जाके हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेल कर दे. सो टू इंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमारी प्राइवेसी ऑफ डेटा वो कितना है, लायबिलिटी, द इंश्योरेंस, वारंटीज ऑफ दैट सिस्टम एंड द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें क्या है कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगी कि अगर हमारे पास आने वाले टाइम में कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं तो इन पर हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. हम हाँ फर्दर एक और जो दो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी सॉफ्टवेयर दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेजर्ड होगा कि कुछ मीटर्स के अकॉर्डिंग, के थ्रूपुट टाइम के अकॉर्डिंग या मे बी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेटाबेस स्टोरेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हैं जो वो कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉमिस कर रही है कि यस बाय द एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज सर्विसेज, दैट शुड बी रिटन देयर, ताकि अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स एट द एंड ऑफ द project नहीं fulfill होती, then that organization is now, they can ask the vendors, they can ask them about those services legally. उसके बिना एक और चीज कि whenever we talk about dispute resolution, तो जब भी हम लोग किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किसी भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, सपोज किसी वेंडर ने वो जितना भी डेटा रिक्वायर्ड था वो एट द एंड कहीं ना कहीं उन्होंने यूज किया, यूज करने के बाद ये चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी कि अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स में, और हम अगर चाहते हैं टू टेक दैट प्रोजेक्ट अवे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप हमारा जितना भी प्रोसेस डेटा है, जितना भी रॉ डेटा है जो हमने आपको प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल किया था, वो सारा आप क्या है हम लोगों को रिटर्न करोगे इन दोज एक्चुअल फॉर्मेट्स इन विच वी नीड दैट. तो बेसिकली उस डेटा के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, एंड फोरमोस्ट थिंग इज की कॉन्फिडेंशियलिटी, उस डेटा को वो लोग आगे कहीं पे भी फ्यूचर टाइम्स में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट कि हम लोग आपके साथ अपना डेटा शेयर कर रहे हैं और आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो इस डेटा की प्राइवेसी जो है उसे मेंटेन करने के लिए. अगर इन फ्यूचर ये डेटा कहीं ना कहीं लीक होता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सेल किया जाता है, देन यू आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट थिंग,
are some key factors for the vendors. When we think about that we are the vendors who are going to develop this project, तब हमारे लिए कुछ मेन फैक्टर्स कौन से होने चाहिए जो हम लोग कंसिडर करेंगे टू बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्टली जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जितने भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स या रूल्स लिखने वाले हो, दोज शुड बी स्पेसिफिक। कुछ भी चीज आपकी जो है जनरलाइज फॉर्म में नहीं होनी चाहिए या किसी प्रोजेक्ट के साथ कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो वहां पर स्पेसिफाइड होने चाहिए। व्हाई दिस इज बीइंग डन? दिस इज डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ सप्लायर एंड द कस्टमर, दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड क्लियरली। अगर वो क्लियरली मेंशन नहीं होता लेकिन स्टिल यू आर डिफाइनिंग इट इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आप उस पर कोई भी लीगल डिस्प्यूट फाइट करना चाहो तो वहां पर वो चीज काउंट नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नॉट एज पर द रूल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मेजरेबल। मेजरेबल का सेंस वही है कि जब भी एक वेंडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ईआरपी सिस्टम प्रॉमिस करता है तो उसे कुछ ना कुछ मेजरेबल कंटेंट्स पर, मेजरेबल आउटपुट्स पर रिलाई करना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स विच वी आर प्रॉमिसिंग यू, ताकि जब उसे लास्ट में इस चीज को justify करना है, so those things are actually measurable and there can be some facts and figures to prove that thing. So that is why the things should be measurable which are stated. Achievable, जो भी चीजें हम लोग promise कर रहे हैं वो उस टाइम और उस बजट के अकॉर्डिंग अचीवेबल अगर होंगी, सिर्फ वही चीजें अगर हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करें, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द वेंडर। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जो अचीवेबल ही नहीं है, हम लोग ने कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दिया विच इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट इन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड इन दैट बजट ऑल्सो, तो ऐसे ऐसे सिनारियो में क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट आगे जाने वाले टाइम पर फेल हो जाएगा। एंड इफ इट फेल्स, तब वो ऑर्गेनाइजेशन उस वेंडर के ऊपर आसानी से कुछ ना कुछ लीगल डिस्प्यूट जो है वो फाइल कर सकती है। रियलिस्टिक, जितना भी कंटेंट है, जितना भी ईआरपी का मॉड्यूल्स हैं, वो सारे रियलिस्टिक होने चाहिए विच शुड एक्चुअली वर्क। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी मॉड्यूल स्पेसिफाइड है वो एक्चुअल में वर्क करने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। टाइम रिलेटेड, हर एक मॉड्यूल का टाइम स्पेसिफाई करके अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करेंगे तो वो भी हमारे लिए इजी होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर पाना, उसको टाइमली डिलीवर कर पाना। Now there are some key factors which are required for the organization to think upon. That a made to measure, crystal clear and scalable ERP contract. यहाँ पर crystal clear is clear कि हमारे पास जितना भी statements आप specify कर रहे हो वो specific होनी चाहिए, generalized ना हो। made to measure, the things should be measurable ताकि आप at the end वहाँ पर disputable हो कि हाँ हमें ये चीज promise की गई थी, according to the facts this is not being given to us। लेकिन जो स्केलेबल चीज यहाँ पर आती है, हर एक ईआरपी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से अपना हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से अपना बिजनेस फॉरवर्ड करती है कि एट द आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, वो एक्सपेक्ट करती है कि हमारा बिजनेस जो है जहां पर अब है वहां से एक लेवल अप इंक्रीज करेगा। और जैसे ही वो इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली जो डेटा हम लोग कैप्ट कर रहे हैं, जो भी डेटा हमारे पास है वो भी इंक्रीज होगा। एंड सिंस दिस डेटा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कस्टमर्स, टू द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, सो हमारे पास क्या है, वो कस्टमर्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो हम हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज का ध्यान रखेगी कि अगर मेरे पास फर्स्ट ईयर में, जब से मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ एक रीजन कवर किया था, वहां तक ही मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रहे हैं, तो मेरे कस्टमर्स जो है वो उसी रीजन तक डिफाइंड है। आफ्टर 2 years जब वो थर्ड
थर्ड ईयर ऑफ द डेवलपमेंट में आया। अब उसकी कंपनी को स्टार्ट हुए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब उन्होंने अपना जो रीजन है उसे एक्सपैंड करके सपोज 2 या 3 रीजन में अपना सप्लाई जो है सर्विसेज का वो अवेलेबल करवा दिया। तो जैसे वो सप्लाई इंक्रीज करेगा, नो डाउट कि उसके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे, जितनी भी सर्विसेज वो अवेलेबल करवा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे या प्रोडक्शन टाइम में तो इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन साथ के साथ जितने भी कस्टमर उनको रीच कर पा रहे थे उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हुए होंगे बाय 20%, 30%, दैट कुड बी एनी, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो हमारा जो डेटाबेस है, जो हम सेंट्रलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं एक्चुअली यूजिंग ईआरपी सिस्टम, वो भी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जैसे ही वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हों, वो उन सभी के स्ट्रेस को हैंडल कर सके। अगर मेरे पास एकदम से नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, तो क्या है, हमारे पास क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होना चाहिए कि वो उन सभी चीजों को मैनेज कर पाए। सो स्केलेबल ईआरपी कॉन्ट्रैक्ट, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वहां पर ये चीज लिखी होगी कि आपकी ईआरपी सिस्टम भी स्केलेबल होने चाहिए, अगर एट कुछ टाइम के बाद हम लोग नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट शुड बी एबल टू हैंडल देम एज वेल। नेक्स्ट इज व्हाट हैज एंड हैज नॉट द सप्लायर साइंड अप टू डू। ये चीजें भी लिखनी चाहिए वहां पर कि हम लोग इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीजें क्लियरली डिफाइंड होंगी तो एट द एंड हम लोग इस प्रोजेक्ट को, वेदर दिस इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और अनसक्सेसफुल वन, इस चीज को भी डिफाइन करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हम लोगों ने प्रीवियसली जितनी भी एग्जाम्पल्स ली थी, हम हमेशा यही देखते थे कि दिस थिंग इज द मेन कंसर्न, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप लोग अपनी बातों को बिटवीन दैट कस्टमर एंड सप्लायर, बिटवीन दैट वेंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बता नहीं पाएंगे, और एट द एंड जब आपका सारा प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, फिर आप लोगों को ये चीज आ सकती है कि नहीं, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग बट यू हैव डेवलप दिस अनदर थिंग विद विच वी आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड। तो ये चीजें जो है वो मेनली आती हैं, और इस चीज को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सेंड किए जाएं, कि कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिफाइन किए जाएं। जैसे ही हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लेंगे, तो हम किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सप्लायर साइड हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर साइड हो, उन दोनों के लिए एक स्टेप बैक लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज थिंग्स आर ऑलरेडी साइंड बाय देम एज वेल। तो इस पर अगर कोई भी साइड है, वेदर कस्टमर साइड या सप्लायर साइड, वो कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है इजीली फाइट कर सकते हैं। Reversibility clause. Reversibility clause guarantees that the organization can get back all of their data if they decide to terminate the software subscription. तो रिवर्सिबिलिटी क्लॉज यही है कि जैसे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, हम लोग अपना सारा डेटा जो है उस वेंडर कंपनी को दे रहे हैं टाइमली, ताकि वो उस पर वर्क करके हमें रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एनालिटिकल्स या रिपोर्ट्स जो हैं वो टाइमली दे सकें। लेकिन रिवर्सिबिलिटी क्लॉज आपको कहता है कि अगर हम लोगों ने एक टाइम पे आके उस ईआरपी सिस्टम का सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया, वी डू नॉट वांट टू यूज दैट सिस्टम, देन होल ऑफ दैट डेटा, whole of those things which are actually the concern of the organization, they should also be returned back to us. So ये एक बहुत important clause है to save your data, to protect your data. ओके हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग। अब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोच रहे हैं कि कौन कौन से वो मेन एरियाज है जिन पर हमें एक्चुअली फोकस करना चाहिए। फर्स्ट वन इज स्पेसिफाई द वेंडर एज द एक्सपर्ट। हमें हमेशा ये चीज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स के
अंदर वेंडर्स को हमेशा एक एक्सपर्ट की तरह अगर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो उससे हमारा फायदा क्या होगा कि अगर हम लोगों ने उन्हें एक्सपर्ट बता दिया है, दैट मीन्स दे शुड बी आईटी प्रोफेशनल्स व्हिच दे आर एक्चुअली क्लेमिंग। एक ईआरपी वेंडर आपके पास जब भी आएगा वो आपको ये बताएगा कि हाँ, हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वी आर प्रोफेशनल्स इन इट, वी हैव डेवलप्ड सो एंड सो प्रोजेक्ट्स, और हम लोग क्या है, आपको भी ये चीज अश्योर करते हैं कि आपको रिक्वायर्ड सर्विसेज देंगे। सो वी शुड मेंशन दीज थिंग्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, दैट दे आर क्लेमिंग कि वो लोग इस चीज में एक्सपर्ट्स हैं, एंड विद देयर नॉलेज, विद देयर एक्सपर्टीज वो लोग हमें एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या रिक्वायर्ड सर्विसेज, रिक्वायर्ड ईआरपी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि इन फ्यूचर इफ दैट प्रोडक्ट फेल्स because of any technical reasons, then whole of the responsibility that has to be taken is by the vendors only। वो सारी की सारी चीज क्या है वो उनके ऊपर आ जाते हैं, because they claim that we are the technical experts of it। Then comes detailed liability and warranty limits। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम हर एक प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाय करते हैं तो हम हमेशा उस चीज के लिए उसकी लाइबिलिटीज और जो वारंटीज हैं उनका ध्यान रखते हैं। वी ऑलवेज गो फॉर द रिव्यूज फर्स्ट। अगर अच्छे रिव्यूज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें बहुत बार ये चीज देखने को मिलती है कि अगर अच्छे रिव्यूज हैं, ओनली देन आई विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द वारंटी टाइम पीरियड। वारंटी हमें 1 साल की, कुछ 6 महीने की, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वारंटीज मिल जाती हैं। सो ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि आपको गारंटी देती हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आपका कुछ टाइम लिमिट तक चलेगा, और अगर ना चल पाया तो वी कैन आस्क समवन फॉर द रिप्लेसमेंट एज वेल, फॉर द मॉडिफिकेशन, और अगर सॉफ्टवेयर की टर्म्स में बात करें, फॉर द मेंटेनेंस के लिए हम किसी ना किसी को कुछ बोल सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। अब ईआरपी के सिस्टम में लायबिलिटीज आती है कि अगर कोई एक अच्छा वेंडर है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाकर वहां पर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की कुछ रेटिंग्स होंगी, जितने भी उनके पास कस्टमर्स आते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स होंगे जहां पर उनके रिव्यूज दिए होंगे, दैट कुड बी इन कमेंट्स फॉर्म और मे बी इन द वीडियो फॉर्म एज वेल। तो वो सारी चीजें हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। वन मोर थिंग इज, कभी कभी एक कंपनी का ब्रांड नेम जो होता है दैट इज अश्योर्ड, दैट इज एनफ फॉर द लाइबिलिटी से। अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनी आती है, वो अपनी सर्विसेज देना चाहती है, अमेजोन सर्विसेज आती हैं, गूगल सर्विसेज हैं, वैसी कोई सर्विसेज आती है, तो हम उनके नाम पर, उनके ब्रांड नेम पर, उनकी रेपुटेशन पर ही लाई कर जाते हैं, दैट यस वी कैन रिलाई ऑन देम, वी कैन ट्रस्ट देम, क्योंकि उनका फॉर्मर बैकग्राउंड जो है टू वर्क ऑन दैट स्ट्रीम इज टेक्निकली वेरी गुड। और हमें पता है कि अगर हमें कोई भी इश्यूज आएंगे, देन वी कैन आस्क देम एंड दे कैन रिजॉल्व आवर इश्यूज ऑल्सो। वारंटी लिमिट्स वो भी आपको मिल जाएंगी, दैट टू व्हाट time period that particular vendor is providing you the maintenance services, and some sort of updations as well। नेक्स्ट थिंग इज डिफाइन एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में। अगर हम एक ईआरपी सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज को उस चीज में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। उन सभी को कुछ ना कुछ ईआरपी के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना जरूरी है, ताकि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हम उससे उसी का रिक्वायर्ड डेटा या फ्लो ऑफ डेटा जो है वो उससे पूछ सकें, और उसके बाद वो हमें रिक्वायर्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अगर यही चीज, सारा डेटा गैदरिंग का प्रोसेस जो है वो एक ही पर्सन पे डिपेंडेंट होगा, या फिर अगर हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड ही नहीं की, वी विल नेवर एवर बी एबल टू कैप्चर that much enough data which we can actually extract from our organization। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हैं,
अगर जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन उन लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन है, वहाँ पे ये चीज़ें बार-बार डिस्कस होती रहती हैं। सो उतना ही वो लोग क्या है इन्वॉल्व होंगे ईआरपी सिस्टम की डेवलपमेंट में, उतना ही सपोर्ट दिखाएँगे और साथ के साथ सीखते भी जाएँगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी ना किसी पर्सन को एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाओ उनका उस ईआरपी सिस्टम में, ताकि उन्हें भी एक इंकरेजमेंट मिले, उनका टच बना रहे उस सिस्टम के साथ, जिसे वो आने वाले टाइम में एक्चुअली अडॉप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, पुट एवरीथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितने भी चीज़ें आप अपने एसआरएस में डिफाइन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस में, चाहे वो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और एनी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट एनी मॉड्यूल, जितनी भी मिनिमम टू मिनिमम डिटेल्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं दैट मे बी द रीजन ऑफ डिस्प्यूट एंड दैट कि इन चीज़ों को अगर सेटिस्फाई नहीं किया गया तो मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली फेल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ना एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू वॉच आउट कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज। अब इसमें चीज़ क्या आती है कि ठीक है, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, बट वी हैव टू टेक केयर कि अगर नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज ना हो जो कि हमें उन वेंडर्स को प्रोवाइड करनी है, चाहे वो डेटा है या फिर वो हमारे एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें अगर हमें टाइमली प्रोवाइड करनी है, तो हमें इस चीज़ के लिए इन रेमेडीज़ के साथ पहले ही रेडी रहना होगा। इससे पहले कि वो वेंडर हमारे ऊपर बोले कि आपकी कंपनी ने हमें टाइमली ये डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया, इसीलिए हम लोग डिलेड में जा रहे हैं। सो इन रेमेडीज़ को, इन जितने भी ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं एक ईआरपी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम कुछ पुराने ईआरपी डेवलपमेंट्स को स्टडी करें या हम अपने ईआरपी वेंडर से उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले कुछ फॉर्मेट्स ले लें कि आपको किस-किस फॉर्म में डेटा चाहिए या आपको किस तरीके का फ्लो ऑफ डिज़ाइन चाहिए, ताकि हम लोग टाइमली उन्हें सारा डेटा प्रोवाइड कर सकें और हमारे ईआरपी सिस्टम के अ, डिज़ाइनिंग में या उनके डेवलपमेंट में या उनकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। Have a mechanism for controlling scope. Now, अब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा अ, हर एक कंपनी के पास एक स्कोप रखा होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अराउंड वो सारा ईआरपी सिस्टम डेवलप करा जाएगा। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव, कुछ मेन गोल्स होंगे। सो हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिनके थ्रू हम लोग अपने स्कोप को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल इन द सेंस कि हमारा स्कोप या ऑब्जेक्टिव भी इस तरीके से डिफाइन होने चाहिए कि वो स्पेसिफिक हों। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव ही कुछ ऐसा अनडिफाइंड सा रख देते हो कि कहते हैं ना कि एक चीज़ है, एक सेंटेंस है जिसमें एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि एक सेंटेंस है जिसके एक्चुअली देयर कुड बी मल्टीपल मीनिंग्स फॉर दैट थिंग, कि दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि वो चीज़ किस ऑब्जेक्ट को या किस सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रही है। देयर कुड बी मल्टीपल सेंसेस ऑफ इट। तो ये भी चीज़ है कि आपने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि हमें इस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन उन वेंडर्स ने जब उस चीज़ को रीड किया, दे हैव इंटरप्रेटेड इट इन डिफरेंट सेंस। उन लोगों ने इंटरप्रेट अलग से किया और उन लोगों ने डेवलप भी उसी सेंस के साथ किया। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट डेवलप हुआ तब आपको पता चला कि बिकॉज़ दैट ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट स्पेसिफाइड प्रॉपर्ली, इसीलिए हमारे पास एंड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिले हुआ या कुछ ले बैक्स आए। तो ऐसे टाइम पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल, वेंडर्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए। सो हमारे स्कोप जो है, हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड नॉट बी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स। वो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव होने कि हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए।
देन कम्स प्रोटेक्टिंग मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास आता है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ईआरपी वेंडर्स एंड इंटीग्रेटर्स हम बोलते हैं जो भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी के साथ कंबाइन करके हमें कुछ सर्विसेज दे रही हैं। ओके, जितनी भी ये सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे केसेस आ सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाएं, टाइम टू टाइम डेवलप होती जाएं और हमें कुछ नया आउटपुट्स दें। तो ऐसे टाइम पे एक वेंडर है या एक थर्ड पार्टी है, वो क्लेम कर सकते हैं कि सिंस दिस technology has been changed, so that is why we cannot provide you those services which we have promised. So हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा होगा जहां पर आपने हर एक चीज स्पेसिफिकली डिफाइन की है कि अगर मुझे मेरा ईआरपी प्रोजेक्ट है वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए, ओपन सोर्स ही चाहिए, या फिर उसका सिक्योरिटी कंसर्न मेन है, या नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो हमारा मेन इशू है। सो जितना भी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है वहां पर आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो कि वेदर वी आर कंसर्न विद द नेटवर्क प्रोटेक्शन मोर, वेदर वी आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल confidentiality, whether we are concerned with the authorization ऑफ द डेटाबेस। तो जो भी चीज हमारे पास ज्यादा कंसर्न है उन चीजों को मेंशन करना बहुत जरूरी है। दिस कुड ऑल्सो बी द पार्ट कि मेंशन एवरीथिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट, मेंशन ईच एंड एवरीथिंग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वेंडर्स। ओके, यस, अब इस टॉपिक तक किसी को कोई डाउट है अप टिल दिस स्लाइड? एनी डाउट? ओके, देन कम्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड हो जाते हैं, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि एक ईआरपी वेंडर है, उन लोगों ने सोचा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे कैसे पॉइंट्स लिखने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किस तरीके के पॉइंट्स मुझे एक ईआरपी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखने हैं। लेकिन बिफोर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट, बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों पार्टीज जो हैं, कस्टमर और सप्लायर साइड, वो उनके कुछ पॉइंट्स पर नेगोशिएट भी कर सकते हैं। नेगोशिएशन मीन्स इफ आई एज अ कस्टमर, इफ आई गो टू द सप्लायर साइड, टू द वेंडर, और मुझे उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट अच्छा नहीं लगा, वी कैन टॉक ऑन दैट, वी कैन नेगोशिएट ऑन दैट टू मेक सम चेंजेस। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उस पॉइंट में कुछ चेंजेस करवा सकते हो, या फिर आप उस पॉइंट को कंप्लीटली डिस्कार्ड करवा सकते हो। तो नेगोशिएशन में मेनली यही दो चीजें आती हैं। दोनों कंपनीज आपस में कुछ ना कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, जिसके ऊपर उन जो पॉइंट किसी भी एक पार्टी को सेटिस्फाइड नहीं लगता, तो दे विल पुट देयर पॉइंट फॉरवर्ड, और दे विल ट्राई टू कन्विंस द अदर पार्टी कि हाँ, ये चीज हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, अगर आप इसे इस तरीके से मोल्ड कर दें देन इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। तो ऐसी चीजें जो है नेगोशिएशन में मेनली कंसिडर की जाती हैं। So negotiation basically says that your timing is everything. हमेशा नेगोशिएशन के टाइम पर आप टाइमिंग का मेन ध्यान रखिए, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वेंडर्स हैं, जितने भी टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, टाइम बाउंडेशंस हैं, वेदर वो मॉड्यूल की सेंस में हो या फिर वो होल प्रोजेक्ट की सेंसेस में हो, टाइमिंग जो है वो हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए। हो सकता है आपको, अगर आप एज अ कस्टमर हो, तो आपको वेंडर एक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड दे दे, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो, सपोज अगर उसने 2 मंथ्स का टाइम दिया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो 1.5 मंथ में चीज कंप्लीट होनी चाहिए। सो दिस इज अ निगोशिएबल थिंग। आप बात कर सकते हो कि नहीं, आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम मेंशन किया है, वी एक्सपेक्ट कि ये जो प्रोसीजर है वो इस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर हो सके, सो दे कैन नेगोशिएट, और उसमें से जितना भी 1 वीक 2 वीक का मिनिमाइजेशन हो सकता है तो वो बेनिफिशियल होगा। वैसे ही अगर एक कस्टमर साइड पे वो कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत एडवांस्ड
फीचर्स हैं उसमें, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 1 मंथ के अंदर सारे टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। नाउ वेंडर्स आर आल्सो नेगोशिएबल ऑन दिस थिंग। वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए हमारे पास ऐसी टीम है, हर एक टीम के अंदर इतना प्रोफिशिएंसी है, ये लोग कोई भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं तो एवरेजली इतने टाइम में ये लोग आउटपुट्स या हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर यूनिट्स जो है वो डेवलप कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली 3 टू 4 मंथ्स का टाइम लेता है। तो ये चीज़ें नेगोशिएट हो सकती हैं और प्रॉपर्ली डिफाइन हो सकती हैं आपकी ईआरपी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। Then make sure you have 2 finalists to enhance your leverage. नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास कुछ ना कुछ कोई ऐसा थर्ड पार्टी लीगल पार्टी हो जो कि आपके इन कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन को, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने जो भी चीजें लिखी हैं वहां पर आपको सपोर्ट कर सके। Next, understand there are multiple points to discuss and negotiate in the final contract, and that it would be wise to engage the trusted advisor to guide you and through the maze of possibilities. ये भी हमें जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, चेंजेस हुए, फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना, इट में गो थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस जब तक हमारा एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर वो एक ऐसे एडवाइजर को, ऐसे पर्सन को हायर कर लें जो कि आप उन्हें उस नेगोशिएशन के बारे में हेल्प कर सके, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी लीगल टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। सो इट इज रिक्वायर्ड कि वहां पर कोई ऐसा एडवाइजर प्रेजेंट हो जो कि इन लीगल टर्म्स को समझता हो, जो कि इनके फ्लॉज और इनके बेनिफिट्स दोनों चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन को बता सके। तो अलग अलग पॉइंट्स जो भी आप रखना चाहते हो, दैट एडवाइजर कैन हेल्प यू टू कीप योर थिंग फॉरवर्ड एंड टू हेल्प यू कि आपके सारे पॉइंट्स वहां पर क्लियर हों। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग टाइमिंग की बात कर चुके हैं, देन कॉस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। कॉस्ट है सिमिलरली जिस तरीके से हमने टाइमिंग पे बात की, दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम फ्रॉम द अनदर पार्टी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन वो लोग हमें कुछ अलग ही बजट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी कैन नेगोशिएट ऑन दोज थिंग्स ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंडर बजट वो सारी की सारी ईआरपी सिस्टम जो है वो डेवलप हो सके। Have a final legal review prior to executing contracts. हमेशा this is somewhat related to that trusted advisor कि आपको हमेशा एक legal review उस चीज का लेना ही चाहिए before you finally sign that contract. Establish point-to-point persons for contract negotiation and instruct other team members not to discuss any detail with any of the vendors. So ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कहाँ से, जहां पर हम बोल रहे हैं कि हमें ईआरपी सिस्टम में हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की, तो उस एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कोई ना कोई पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्योंकि वो कंसर्न पर्सन सिर्फ उसी मॉड्यूल पे, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा इजी है और उसी को ज्यादा इस चीज का ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा अगर वो उस पॉइंट को थरली स्टडी करे और उसमें होने वाली नेगोशिएशन के ऊपर डिस्कस करे। सो वी मस्ट हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं, ये अच्छा होगा अगर वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करते हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस हो रही हैं उन्हें कहीं और ना डिस्कस किया जाए, ताकि अगर आप कोई चीज एज्यूम कर रहे हो चेंजेस के लिए, तो अगर वेंडर्स को उन चीजों का पहले ही पता चल जाता है तो दे कैन थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेटिव एज वेल। तो इसीलिए ये जरूरी है कि पॉइंट टू पॉइंट पर्सन डिस्कशन हो, हर एक पर्सन जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी चीज के बारे में डिस्कस करे, ताकि वो आपको रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। Okay, so this is about contract negotiation and some points to be considered by vendors and the organization while signing in the contracts or while building the contracts
for any ERP system. Yes, any question? Okay, is this clear? Okay, Nitensh. Yes, ma'am, please. ठीक है. Okay, अभी क्योंकि हमारे पास finally 39 people are there. So once again I want to tell you कि आपको जो आपके पास जो आपको नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए TCS का नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है, आप लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, सभी लोग अप्लाई कर दो, कोई बैकलॉग का इशू नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई. और अप्लाई जरूर कीजिएगा, टेस्ट में अपीयर जरूर होना है. ठीक है, वी वांट मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम योर साइड, क्योंकि ये एक बार ही होगा साल में टेस्ट, और फिर आपको नेक्स्ट ईयर इस चीज का चांस मिलेगा कि आप TCS के लिए क्वालिफाई कर सको. तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए सभी को. ठीक है, सभी लोग रजिस्टर कर दीजिएगा. जो लास्ट डेट है आपके पास वो नेक्स्ट सैटरडे की है, तो उससे पहले पहले आप रजिस्टर कर दो. किसी को फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हो. ओके Yes, ma'am. ओके जी. अब हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं. Okay, these are the students who are present. Ajit, Akash, Aman 530, Amit 535 and 36, Dhruvraj, Gurpreet, Harleen, Harvinder, Jagrup, Kavalpreet, Kunal 576, Mohit, Monica, Muskan, Nazdeep, Navdeep, Neeraj 93 and 94, Niketan, Nitenj, Parveen, Rajesh 610, Salman, शरणजीत, शिवांशु, सिमरनजीत, आंचल, लक्ष्मण, सांची, मनजिंदर, मनदीप, पलक, प्रियंका, प्रगति एंड प्रवीण कुमार. इसके बिना कोई और हो जिसकी अटेंडेंस मिसिंग है? मैम पवन कुमार 601. ओके पवन 601. जी. Anyone else? Okay, then I suppose सभी की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है. मैम 624. 624. Your name? हाँ जी, name please. जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई they can leave. Okay then. I suppose सभी की अटेंडेंस हो गई है. Thank you. मैम हेलो. हाँ जी, yes. मैम मुझे ये कहना था कि मेरा असाइनमेंट रह गया था, मैं डाल सकता हूँ असाइनमेंट? असाइनमेंट 1 मैम यस, वो लेट सबमिशन में काउंट हो जाएगा. आप मैम सबमिट क्योंकि करवा मुझे सकते पता नहीं था, मैं 1 महीना बाद ही तो मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था पहले. हो. कोई बात नहीं ध्रुव, आप करवा दो, सबमिट कर दो. गूगल क्लासरूम में ही करना है सबमिट. ठीक है, हाँ मैम, उसी में अटैच कर दूंगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ हाँ है. उसमें अटैच कर देना और एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना जब भी हो गया. ओके मैम, व्हाट्सएप पे करूँगा कि उसी में कर दूंगा? आप वहीं पे कमेंट कर दीजिएगा. ओके मैम. हाँ, ओके. थैंक यू.
Okay then. Thank you. थैंक यू मैम।